तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो B.Ed सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है, माप, परिभाषा और गुण व दोष, जिसे आप मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कहते हैं। तो ये चीज़ें आज की इस क्लास में बहुत ही डिटेल में हम कवर करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में, तब आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। तो देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में। दोस्तों देखिएगा, तो साधारण अर्थ में अगर इसकी बात की जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता है केंद्र की ओर झुकाव। मान लीजिए कोई भी चीज़ यहाँ पर केंद्र में रखी जा रही है और उसके आसपास कई सारी चीज़ें हैं और इनका झुकाव किसकी ओर है, केंद्र की ओर है। तो यही क्या है, हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति है कि आसपास की चीज़ों का झुकाव अगर केंद्र हो तो यही क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति है। ये चीज़ें आपको पता चली। आगे देखिएगा, लेकिन यहाँ पर सांख्यिकी की बात हुई है, तो सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य बारंबारता वितरण यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी प्राप्तांक में केंद्र की ओर झुकाव से है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ नंबर्स की बात हो रही है। अगर आप शैक्षिक क्षेत्र में बात करेंगे तो नंबर्स की बात करेंगे, तब मान लीजिए कुछ आपको नंबर दिए गए हैं, मान लीजिए 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें हमारा केंद्र कौन है, 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं। तो 4 हमारा केंद्र है और ये सारे जो नंबर हैं ये केंद्र की ओर झुकते हैं, केंद्र की ओर इसका झुकाव है। बीच में कौन है, 4 है, तो 4 के चारों तरफ इन नंबरों का झुकाव है। तो ये हमारा हो जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति। आगे देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे जैविकशील गुणों में उनके वितरण केंद्र यानी कि औसत की ओर होने वाली प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कोई छोटे कद के माता पिता होंगे मान लीजिए, तो उनके बच्चे हमेशा लंबे होते हैं, अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, और लंबे माता पिता के बच्चे अपेक्षाकृत नाटे या छोटे कद के होते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिएगा, चैपलिन के अनुसार इन्होंने कहा है कि प्राप्तांकों के प्रातिनिधिक मूल्य यानी कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए यहाँ से आई होप आपको केंद्रीय प्रवृत्ति क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आगे और भी सारी डिटेल हम पढ़ेंगे, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे हम केंद्रवर्ती माप क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति माप जिसे कहते हैं। तो दोस्तों शिक्षा संबंधी समस्याओं के लिए केंद्रवर्ती माप का प्रयोग किया जाता है। छात्रों को भिन्न भिन्न विषयों में जो भी अंक प्राप्त होते हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा अंक होता है जिसके निकट या आसपास दूसरे अंक भी होते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा कि 9 विद्यार्थियों ने इतिहास में ये सारे अंक आपको जो दिख रहे हैं 9, 12, 13, 14, 15, 16 व 17, तो ये अंक इतिहास में 9 विद्यार्थियों ने लिया है, प्राप्त किया है। इन अंकों को देखने पर हमें पता चलता है कि सभी अंक 14 के आसपास हैं, क्योंकि हमारा केंद्र क्या है, इसमें 14 हो जाएगा। 3 अंक आपके इधर हैं और 3 अंक आपके इधर हैं, तो कोई भी अंक 14 से कुछ कम है और कोई अंक 14 से कुछ ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी अंकों की प्रवृत्ति 14 की ओर जाने की है, इसे ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए और आई होप हो भी चुकी होंगी। तो ये रहा हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति। अब हम जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन तीन मापों द्वारा किया जाता है। इन मापों को मध्यमान, माध्य और माध्यिका या बहुलक कहते हैं, जिसे आप मीन, मोड और मीडियन कहते हैं। तो यही इनके तीनों प्रकार हैं, देख सकते हैं आप, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इन तीनों प्रकार को हमने पहले क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है। तो अगर आपको माध्य, माध्यिका या बहुलक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस क्लास को देखिएगा, जो कि आपको एक प्लेलिस्ट पेपर सेकंड की मिलेगी, उसी में आपको ये क्लास भी मिल जाएगी। तो वो ये चीज़ें आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। हम आगे चलेंगे, देखेंगे परिभाषा केंद्रीय प्रवृत्ति की। तो क्रॉक्सटन और काउडन के अनुसार एक परिभाषा है
कि माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मान होता है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। अगली परिभाषा है ए वाघ के अनुसार कि एक माध्य मूल्यों के एक समूह में से चुना गया वह मूल्य होता है जो उसका किसी रूप में प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल देखा था कि वहाँ पर जो 14वां अंक था वो क्या था, वो प्रतिनिधित्व कर रहा था और अपने समूह का। तो यही क्या है। अगली परिभाषा टेट के अनुसार है। इनका कहना है कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इस प्रकार से पदमाला के पदों का औसत और प्रतिरूप यानी कि एवरेज और टिपिकल वैल्यू मान है। इसका कार्य और औसत मान के रूप में पदमाला का संक्षिप्तीकरण करना है। तो ये 3 परिभाषा आपने देख ली जो कि आपको याद रखना है और अपने एग्ज़ाम में लिखना भी है। आगे देखिएगा, इसका महत्व देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति प्राप्तांकों के औसत मूल्यों का विभिन्न विधियों द्वारा मापन करती है और इससे क्या होता है कि आंकड़ों की सामान्य प्रवृत्ति का हमें पता चलता है। पहला महत्व है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के द्वारा विभिन्न समूहों एवं वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन सुगमता पूर्वक संभव हो सकता है और केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य स्थिर होते हैं, इसलिए इसका वर्णन शुद्ध एवं यथातथ्य होता है। ये समस्त वर्गों को गुणों को सूक्ष्म रूप से व्यक्त कर सकते हैं, ये भी इनका महत्व है। आगे देखते हैं, ये कुछ अंकों के द्वारा अध्ययन सामग्री के समस्त अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति से माप से क्या होता है कि विभिन्न इकाइयों के मापों को प्रदर्शित किया जा सकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग हम सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक होता है ये चीज़, और केंद्रीय प्रवृत्ति से हमें सूचनाओं के अभाव में भी सामान्य निष्कर्ष का ज्ञात होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग शोध कार्यों में भी किया जाता है। तो ये सारे इसके महत्व हैं कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कई सारे महत्व आपको बता दिए गए हैं यहाँ पर। आगे देखेंगे तो कुछ इसकी सीमाएं हैं, यानी कि आप कह सकते हैं दोष हैं, डिमेरिट्स हैं। अब तक आपने क्या देखा, इसके गुण देखा, महत्व देखा। अब जानिएगा कि इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति का व्यवहारिक रूप में प्रयोग संभव नहीं होता। केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना तथा परिणाम से समूह की विशेषता का तो पता हमें चल जाता है, लेकिन व्यक्तिगत विशेषताओं के संबंध में कोई जानकारी नहीं हो पाती। कोई एक नंबर के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो तब उसमें हमें जानकारी केंद्रीय प्रवृत्ति से नहीं मिलती। इसमें एक समूह के बारे में आप अच्छे से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक समूह के बारे में चीज़ें आपको पता चलती हैं इसके माध्यम से। ये प्रायः संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। इससे समूह की प्रवृत्ति तो पता चलती है, लेकिन व्यक्ति की स्थिति का पता नहीं चल पाता। सांख्यिकीय विश्लेषण की क्रिया में केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न कार्यों से अलग अलग हमें परिणाम ज्ञात होते हैं। तो ये भी इसकी एक सीमा है। आपको यहाँ पर कई सारी सीमाएं भी मिल गई कि इनकी डिमेरिट्स क्या हैं, किन चीज़ों में इसका हम उपयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है और ये इसका उपयोग कहाँ पर होता है, कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास आप बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आप इस क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और अगर अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।